हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज की वीडियो में हम लोग फिर से देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 का फिजिक्स का इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज है, इसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। ये भी क्वेश्चन 2021 में जो आया हुआ है वो लिए है, ठीक है। तो देखो, टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और मैंने जितना भी क्वेश्चन लिया है वो ईजी टाइप का क्वेश्चन लिया है, मतलब ईजी टू मॉडरेट आपको देखने को मिलेगा। 70 मार्क्स में मात्र 35 नंबर का बनाना है। तो जो इजी वाला पोर्शन को अच्छे से कर लेगा, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, वो बच्चा 100% 35 नंबर तो आराम से ले आएगा। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं पूछता। 45 मार्क्स का तो एकदम इजी इजी क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें 35 नंबर में बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, 1 एम्पेयर बराबर होता है, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा। 1 फैराड बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, तो इसकी पिछले वाली वीडियो में हम टोटल जो डिस्कस किए हुए हैं ठीक है, तो वो भी जाके आप देख सकते हैं। अब देखो, 1 एम्पियर बराबर क्या होता है। तो सबसे पहले ये याद रखना कि एम्पियर ऐसा यूनिट होता किसका है, तो करंट का होता है। तो करंट बराबर क्या होता है, चार्ज पर टाइम। ठीक है, क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। अब देखो, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कुलाम होता है। देखो, कुलाम यहाँ पर सी से होता है, ठीक है, कुलाम होता है। और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। और और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पेयर। तो हमें क्या, इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, तो एम्पेयर इक्वल्स टू चार्ज अपॉन सेकेंड, कुलम अपॉन सेकेंड, एम्पेयर कुलम सेकेंड। अब हमें पूछ रहा है 1 एम्पेयर बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे हम 1 लगा देंगे, और यहाँ भी 1 लगा देंगे, यहाँ भी 1 लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 गुलाम पर सेकेंड। देखो, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 1 गुलाम पर सेकेंड। ये फॉर्मूला से ही ये एसआई यूनिट आता है, ठीक है। तो याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो, अब देखो, मार्च तक टोटल हम लोग प्रीवियस ईयर्स कर लेंगे फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। मार्च के बाद उसके बाद 2 मार्क्स का क्वेश्चन करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री का, मार्च अप्रैल मई। फिर उसके बाद जितना टाइम बचेगा हम लोगों के पास, टोटल का टोटल 5 मार्क्स वाला करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी मार्च तक 15 तारीख है, 15 मार्च है। 15 मार्च यानी 2024, 2025 के लिए जो भी एग्जाम देना चाह रहे, मतलब जो देंगे, या 2026 में भी देंगे, तो क्वेश्चन तो वही रहेगा, बदलेगा तो नहीं। तो याद रखना, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। टोटल हम अपना फिजिक्स केमिस्ट्री डालेंगे और मैथ का भी डालेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। विद्युत वाहक बल की इकाई होती है, देखो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। बस इसका फॉर्मूला जिसको पता होता होगा वो आराम से इसका ये निकाल सकता है। इसका इकाई यूनिट देखो, स्मॉल ई जो होता है यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, वो होता है डब्ल्यू, वर्क डन अपॉन चार्ज। यानी इसे क्या बोलते हैं, कार्य, कार्य अपॉन अपॉन आवेश, आवेश, ठीक है। अब ये वही, अब चार्ज, वर्क डन अपॉन, ये वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। और आवेश का ऐसा यूनिट क्या होता है, कुलम। बहुत इजी है, जूल पर कुलम क्या होता है, वोल्ट होता है। देखो, जूल पर कुलम ही क्या होता है, वोल्ट होता है। इसी इसका मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई, ये सब बहुत ईजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले वाला वीडियो जो देखा होगा उसे भी पता होगा कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 जूल पर कुलम। 1 जूल अपॉन 1 वोल्ट इक्व टू होता है 1 जूल अपॉन 1 कुलम, ठीक है। अब देखो, यही फॉर्मूला किसका होता है, हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का भी होता है। वर्क डन अपॉन चार्ज, कार्य अपॉन आवेश। कार्य का ऐसा यूनिट होता है जूल, आवेश का कुलम, ठीक है। बहुत ईजी है। और जूल पर कुलम क्या होता है, वोल्ट होता है। ये एकदम रट लो, जूल पर कुलम क्या होता है, वोल्ट होता है। हवा में ई आर यानी एप्सला आर का वैल्यू होता है, ठीक है। ई आर का वैल्यू एप्सला में हवा में क्या होता है, तो याद रखना है, इसका वैल्यू होता है 1 के बराबर होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ, डायरेक्ट आपको आंसर याद करना था। एप्सला नॉट, एप्सला आर का वैल्यू एयर में क्या होता है, तो 1 होता है, ठीक है। अच्छा, इसे क्या बोलते हैं, एप्सला आर को विद्युतशीलता, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, विद्युतशीलता बोलते हैं, विद्युतशीलता, ठीक है। तो बोल दें, हम लिख भी दे रहे हैं यहाँ पे, इसे क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर को विद्युतशीलता बोलते हैं। हवा में 1 का वैल्यू होता है। रट लेना, इजी क्वेश्चन है, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की मात्रक होती है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। दूरी की होती है, किसकी होती है, दूरी की होती है। सपोज हम लोग अर्थ पे रहते हैं, पृथ्वी पे रहते हैं, और हमें एक ऐसा उल्का पिंड का डिस्टेंस मेजर करना है जो कि हमसे बहुत दूर है, तो वहाँ पे किलोमीटर या मीटर में नहीं यूज करते हम लोग, वहाँ क्या यूज करते हैं, लाइट ईयर में नापते हैं। या पृथ्वी से जुपिटर जो ग्रह है उसका दूरी नापना है, तो हम लोग लाइट ईयर में एसआई यूनिट रखते हैं। तो याद रखना, ये जो प्रकाश वर्ष एसआई यूनिट होता है, ये दूरी का होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये आ सकता है।
अगर याद करने का मन है तो एक प्रकाश वर्ष, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब रिपीट तो करना ही है इस क्वेश्चन को, तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। कभी ना कभी 2025 या 26 में ये जरूर क्वेश्चन आने वाला है फिर से। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.5 इंटू 10 टू द पावर 15, 10 टू द पावर 15 मीटर। देखो कितना बड़ा ये यूनिट है, 10 टू द पावर 15 मीटर। ठीक है, देखो 10 इतना बड़ा नंबर है ये, मतलब 15 बार जीरो लिखो इसके बाद, तब ये मीटर में कितना ये लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है। तो याद रखना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.5 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। और ये लाइट वर्ष किसका यूनिट होता है? दूरी का। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, ये सब किसका यूनिट होता है? दूरी का यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो यहाँ पूछा, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है, इमेज फॉर्म बाय सिंपल मैक्रोस्कोप। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखना काल्पनिक और सीधा होता है, इमेजिनरी एंड इरेक्ट। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। पूछ रहा है सिंपल मैक्रोस्कोप। ठीक है, सिंपल मैक्रोस्कोप है, एक एस्ट्रोनॉमिकल मैक्रोस्कोप है, वो अलग होता है उसमें। ठीक है, तो सिंपल मैक्रोस्कोप में कैसा बनता है? काल्पनिक और सीधा बनता है इमेज। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। उत्तल लेंस द्वारा कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? देखो, विच विजुअल डिफेक्ट इज कलेक्टेड बाय द कॉन्वेक्स लेंस। बहुत बार ये क्वेश्चन डिस्कस किए, याद रखना है दूरदृष्टिता, हैपर मेट्रोपिया बोलते हैं इसे। ठीक है, लॉन्ग साइड टेंडेंटनेस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और दूरदृष्टिता को हम लोग कैसे यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस से हम लोग दूरदृष्टिता को जो है उसे हम दूर करते हैं। ठीक है, और कॉनकेव लेंस से हम लोग मायोपिया दूर करते हैं। ठीक है, जिसे निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, पिछले वाली वीडियो में तो पूछा ही जा रहा है ये सब क्वेश्चन। तो आपको पता चल ही गया होगा जो मेरा वीडियो शुरू से देख रहे हैं प्रीवियस ईयर्स का। तो याद रखना है ये क्वेश्चन 100% एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। देखो, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज हेल्दी पर्सन। कितना दूरी पर रहता है हमारा क्या? फोकल लेंस की दूरी। ठीक है, आंख के लेंस से फोकस लेंस की दूरी लगभग रहती है। देखो 2.5 सेंटीमीटर होता है, लेकिन ऑप्शन में 2 ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। बहुत लोगों को लगेगा 25 सेंटीमीटर। देखो ये 25 सेंटीमीटर हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे। ये होता है 25 सेंटीमीटर जो हमारा होता है, ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है। यानी ऑब्जेक्ट को कितना करीब रखें। जैसे आप जो किताब है या कॉपी आपके सामने होगा, उसे पूरा आंख में सटा लो तो नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि 25 सेंटीमीटर ये मिनिमम दूरी है। इतना दूर तो ऑब्जेक्ट को होना ही चाहिए, तब जाके आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से अगर 20 सेंटीमीटर भी हो गया तो धुंधला दिखने लगेगा। अब 25 सेंटीमीटर से आप जितना दूर जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपको सबसे कम दूरी किसी ऑब्जेक्ट को क्लियर देखना है तो 25 सेंटीमीटर पर रखना पड़ेगा। तो 25 सेंटीमीटर हम लोग लिस्ट विजन बोलते हैं इसे, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं 25 सेंटीमीटर को। और ये जो 2.5 या 2 या दिया हुआ है, ये क्या है? हमारा आँख की लेंस की फोकस दूरी होती है। ठीक है, आँख के लेंस की फोकस दूरी होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा? सेकंड जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा हमारा। देखो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको 5 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स में अगर पूछा तो आपको उसका डायरेक्ट उसका लॉ लिखने बोलेगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट का। और 5 मार्क्स में पूछा तो आपको प्रूफ भी करने के लिए पूछा जाएगा। तो देखो क्या होता है, टी समय तक धारा आई के प्रवाह करने के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो देखो क्या होता है, एच इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पे आई क्या है? तो करंट है, आर क्या है? रेजिस्टेंस है, टी क्या है? टाइम है। इसी को बोलते हैं हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो आई स्क्वायर आर टी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है आपको। ठीक है, ये आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर आर टी। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो जूल ही होता है। ठीक है, जे से डिनोट करते हैं, जूल से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग आंसर टाइप में भी डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट को। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखो ये क्वेश्चन एक बार 2015 में आया हुआ है। ठीक है, हम ही बताएं ये क्वेश्चन 2015 में, इसी आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो उस समय हम डिस्कस किए थे ये क्वेश्चन को। मुझे भी नहीं पता था कि ये ऐसा भी पूछ चुका है 2021 में। तो हम बताए थे यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा आई आर एम एस, प्रत्यावर्ती धारा आई आर एम एस और प्रत्यावर्ती धारा आई आर एम एस का मान और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान को आई नॉट से डिनोट करते हैं। तो क्या होता है? आई नॉट अपॉन रूट 2। ठीक है, आई नॉट अपॉन क्या होता है? आई आर एम एस इक्वल टू होता है आई नॉट अपॉन रूट 2। वहाँ पे हम बताए थे कि ये जो 1 अपॉन रूट 2 को अगर आप कैलकुलेटर से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू निकल के आता है
707, तो उसमें बताए थे ये चीज़ को, ये मुझे पता नहीं था कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है। तो जब हम इसे भाग देंगे यहाँ पे 1/√2 को, तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे 0.707 आई नॉट। तो देखो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको रट के रखना है समझ के, और ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ये दोनों पूछ चुका है अभी, ठीक है। शक्ति गुणांक पावर फैक्टर के बारे में भी कितने, तो कौन सा संबंध सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर पावर फैक्टर। आपको चारों ऑप्शन में कुछ ऐसा करके दिया होगा, ठीक है, तो ये तो सही नहीं है। सही क्या होगा इसका बता रहे हैं। देखो शक्ति गुणांक को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर, और इसी को हम लोग बोलते हैं कॉस फाई। देखो कॉस फाई जो होता है पावर फैक्टर, वो होता है हमारा यथार्थ मध्य शक्ति, यही आपको ऑप्शन में था, यथार्थ माध्य शक्ति और डिवाइड में हो जाएगा आभासी, ठीक है, आभासी माध्य शक्ति। ठीक है, अब हिंदी में देखो कितना ये कठिन वर्ड है। अब जब इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो ये हो जाता है ट्रू पावर अपॉन एपरेंट पावर। तो इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले भी इसको इंग्लिश में याद कर लेना, इजी रहेगा। अप्रियंट पावर, ठीक है। देखो कॉस फाइव हम लोग बताए थे क्या होता है, तो शक्ति गुणक पावर फैक्टर होता है। ये इसका बहुत फॉर्मूला होता है, लेकिन इसका डेफिनेशन ये होता है कि यथार्थ मध्य शक्ति अपॉन में डिवाइड में आभासी मध्य शक्ति क्या होता है, कॉस फाइव यानी शक्ति गुणक होता है। और ये अब इंग्लिश में लिख दिया ट्रू पावर अपॉन अपेरेंट पावर। तो हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले दोनों को समझा रहे हैं, दोनों में आपको किसी में याद होगा तो अब याद कर लेना, लेकिन इंग्लिश वाला जो है ये ईजी है, ट्रू पावर अपॉन अपेरेंट पावर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से याद रखना है पावर फैक्टर वाला। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड का मान होता है। देखो हम बताए थे कि 2021 में ऐसा क्वेश्चन 3 बार पूछा है, तो 2 बार पहले डिस्कस कर चुके हैं, 1 बार अभी। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से आज हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसका वैल्यू कि 0 पे क्या होता है, 1 पे क्या होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और ईजी भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो याद करना आपको अच्छे से। देखो बताए थे पिछले वाली वीडियो में भी, तो कम से कम आपको 5 तक याद करके रखना है, क्योंकि 5 का ही बार बार पूछा जा रहा है। देखो ब्लैक होता है 0 पे, ठीक है, ब्लैक जो कलर होता है कार्बन प्रतिरोध में वो 0 पे होता है। ब्राउन होता है 1 पे, 2 पे लाल होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, काला भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो आज पूछा है क्या हमसे ग्रीन का, तो ग्रीन 5 नंबर पे आता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो ये अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना इस वाले को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। पदार्थ की प्रतिरोधकता में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। फॉर्मूला है रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल का, ये 4 ऑप्शन आपको गलत ऑप्शन दिया हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होता है। बताते हैं क्या होता है। देखो रेसिस्टेंस बराबर होता है ये रेसिस्टेंस बराबर आपका होता है रो एल बाई ए, ठीक है, रो एल बाई ए, ठीक है। हमको इस रो का वैल्यू निकालना है, तो रो कैसे निकालेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो रो एल इंटू आर ए, और रो बराबर क्या हो जाएगा आर ए बाई एल। तो देखो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल। यहाँ ए क्या है, तो रेसिस्टेंस है, आर एरिया है, और एल क्या है, एल है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वायर का, और एल क्या है यहाँ पे तार की लंबाई यानी वायर की लंबाई। इससे भी ज़्यादा जरूरी है इसका एसआई यूनिट, तो ओम मीटर होता है इसका एसआई यूनिट। तो याद रखना रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओम मीटर होता है। और रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला आपको रेसिस्टेंस के फॉर्मूला से मिलेगा, तो आर इक्वल्स टू रो एल वाई ए, ये जनरल फॉर्मूला होता है। उसके बाद यहाँ से हम क्या रेसिस्टिविटी को क्या करें, इस टर्म में फॉर्मूला हम ड्राइव कर लें यहाँ से, तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाता है वहाँ भी। और ये सब जो है कुछ डिफरेंट टाइप का लिखा हुआ था, किसी में एल ऊपर करके ऐसे दे देगा आपको, तो ये बाद बाकी का 3 ऑप्शन गलत होता है। देखो 13 नंबर करते हैं, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई मात्रा होता है वोल्ट मीटर, ठीक है। तो 13 का हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पे वोल्ट मीटर। कहीं कहीं पर वी एम भी लिखा मिलेगा, तो ये भी दोनों वोल्ट मीटर ही है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। 14 करते हैं, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कण नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल पार्टिकल। देखो 3 जो होता है हमारा फंडामेंटल पार्टिकल होता है। सबसे पहले तो ये रिमेंबर रखना है, 3 कौन कौन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन।
ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, मौलिक कण होते हैं। मतलब इन्हीं तीनों कण से और सब कण निर्माण होता है। जैसे पोजिट्रॉन पढ़ते होगे तो ये सब इन्हीं तीनों कण से बना हुआ है। तो ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल होता है। बस एक क्या बचा, अल्फा पार्टिकल। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन दे तो वो नॉन फंडामेंटल पार्टिकल हो जाएगा, मौलिक कण नहीं होगा। तो याद रखना 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। वो कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके अलावा जो भी ऑप्शन में दे दे वो नॉन फंडामेंटल पार्टिकल है। ये सब बुक 2 से आपको पूछा जा रहा है, जिसे मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जानते हैं। इस बार एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछने वाला है, तो दोनों किताब को आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। 15 करते हैं, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। कितना बार ये क्वेश्चन रिपीट किया, ये तो 15 बार से ज़्यादा ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, 10 बार से। ये 2012 से ही ये क्वेश्चन हम करवा, मतलब 2012 से ही ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ठीक है, 2012 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही ये सब क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। तो याद रखना 3 पावर का फॉर्मूला का होता है, 3 होता है, 3 फॉर्मूला होता है। आज फिर लिख दे रहे हैं, P इक्वल्स टू वी आई, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। और एक फॉर्मूला जो बार बार पूछ रहा है, P इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय आर। तो इसी का आपको पूछ रहा है बार बार ये ऑप्शन, लेकिन आपको तीनों याद करके रखना है। P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, P इक्वल्स टू वी आई और P इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय आर। ये तीनों पावर, विद्युत परिपथ की शक्ति का फॉर्मूला होता है। देखो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, वी स्क्वायर बाय आर। 16 करते हैं, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन सी आवृत्ति परास है। देखो टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ है, तो बताए थे पिछली वाली वीडियो में 30 मेगा हर्ट्स टू 300 मेगा हर्ट्स। 30 मेगा हर्ट्स से 300 मेगा हर्ट्स होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर। रट के रखना है इस ऑप्शन को। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, क्षीणता को मापने के लिए कौन सा मात्रक सही है। देखो इंग्लिश में लिखना भूल गए इस चीज़ को, ठीक है, तो अगले वाले कभी भी हम डाल देंगे फिर से इस क्वेश्चन को। क्षीणता को मापने के लिए कौन सा एसआई मात्रक सही है, तो डेसिबल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। ये कम्युनिकेशन सिस्टम का, इंग्लिश मीडियम में जो वीडियो देख रहे हैं तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम का ये क्वेश्चन है। तो ये फिर से हम एक बार डाल देंगे इंग्लिश मीडियम के लिए भी। पी टाइप अर्धचालक होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ कैसा होता है, तो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। याद रखना इस बात को, पी टाइप सेमीकंडक्टर न्यूट्रल होता है। और एक क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है पी टाइप सेमीकंडक्टर से, इसमें चार्ज कैरियर कौन सा होता है। तो याद रखना होल जो होता है इसका क्या होता है, छिद्र जो उसका होता है, ये मुख्य मुख्य चार्ज कैरियर होता है, छिद्र। जो छिद्र होता है ये मुख्य धारावाहक या मेन चार्ज कैरियर होता है, मुख्य धारा वाहक। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छी तरह से जानना। और जो एन टाइप होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मुख्य धारा वाहक होता है। और ये कैसा होता है, तो उदासीन सेमीकंडक्टर होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखो ये बोहर मॉडल का है। ठीक है, बोहर ये भी मॉडर्न फिजिक्स है। इसमें पूछ रहा है हाइड्रोजन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होता है। तो हमें पता होता है ये क्या, इसका फॉर्मूला जो होता है ये होता है NH/2 पाई। बोहर के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, NH/2 पाई। ये जो n होता है ये, इसे हम लोग बोलते हैं सेल की संख्या। तो हाइड्रोजन के लिए n का वैल्यू होता है 1, फॉर 1 होता है किसके लिए, हाइड्रोजन का वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा H/2 पाई। H होता है प्लैंक कांस्टेंट और ये 2 पाई भी कांस्टेंट होता है। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ये कुछ आपको ऐसे लिखा मिलेगा ऑप्शन में 2 पाई। ठीक है, और जो मेन फार्मूला वो क्या है, आपको मेन फार्मूला भी याद रखना है, NH/2 पाई। ये जो n है ये वेरी करता है, n 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या होता है KLMN सेल वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना हाइड्रोजन के लिए n का वैल्यू हो जाता है 1। तो आपको बस यही क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना, इतना ही याद रख लो, आपका काम बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, निर्वात में प्रकाश का वेग c है तो कांच में इसका मान क्या होगा। देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है कांच का, अपवर्तांक दिया हुआ है म्यू का वैल्यू किसका, कांच का 3/2। और हमें पता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है अपवर्तांक का फॉर्मूला होता है निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग अब बटे में ये होगा माध्यम में प्रकाश का वेग, माध्यम में प्रकाश का वेग। ठीक है, अब देखो निर्वात में प्रकाश का वेग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सी मानना है, तो हम इसे सी मान लेंगे।
और माध्यम से हमें निकालना है तो इसे हम भी मान लेते हैं। म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, म्यू हमें किसका दिया हुआ है तो ग्लास का दिया हुआ है। देखो ना निर्वात में सी है तो कांच के लिए निकालना है हमें, ठीक है, किसके लिए निकालना है, कांच के लिए निकालना है। तो हम यहाँ पे म्यू जी लिख सकते हैं, जी से जी फॉर गिलास। तो देखो यहाँ पे वी का हमको निकालना है, स्पीड निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वी से, तो इससे इसे मल्टीप्लाई होकर ये नीचे आ जाएगा। तो वी इक्वल टू सी बाई म्यू जी, ठीक है, सी को तो सी ही रखना है और म्यू जी को हम क्या लिख सकते, क्या मानना है 3/2, 3/2। अब देखो यहाँ पे ये फुल हो चुका है, अब इसका मतलब 1 यहाँ लगाना है, तो ये हो जाएगा c/1 इंटू 2 पर चले जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 2c/3। तो 2c/3 का वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। इजी क्वेश्चन है, ये सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से कर लेना है। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन बताए हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन बताइए इससे ऐसा क्वेश्चन को छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। केमिस्ट्री का वीडियो आ चुका है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। फिजिक्स भी डाल रहे हैं, मैथ डालेंगे कुछ दिन में। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।